जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी लोगों को पता है, आप सभी का 23 फरवरी 2026 को यूपी बोर्ड क्लास 12 वाले बच्चों का मैथ्स का एग्ज़ाम था। काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि भैया पेपर काफ़ी टिपिकल आया हुआ था। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि भैया पेपर ठीक था लेकिन लेंदी था। ठीक है, मतलब सोच लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि पेपर डिफ़िकल्ट आया है। ठीक है, तो मानता हूँ आपकी बात कि भाई पिछले 3 से 4 साल में पेपर अच्छा आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे थे जो पिछले 3 से 4 साल में जो अच्छे से बन जा रहे थे, जिसमें बच्चे 90+ स्कोर कर पाते। लेकिन इस बार वाला जो पेपर खास 324 CX जो कानपुर में जो सेट आया है, ठीक है, 324 CX, ठीक है, आई थिंक यही है, एक मिनट, हाँ 324 CX, ठीक है। तो उसको अगर मैं बात करूँ, ठीक, वो थोड़ा सा टिपिकल बना है, बच्चे कह रहे हैं। ठीक, और लेंदी तो था ही, ये मानता हूँ। जितना समय मिला है वो एनफ नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस यूपी बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बच्चों को अच्छे से अच्छी मार्किंग दीजिए। जिन्होंने बच्चों ने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, वो सभी बच्चों को अच्छे से मार्किंग करिए है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अभी पेपर डिस्कस करने आया हूँ, जो आपका पेपर आया है। तो मैं आपको पूरे यानी 324 CX जो आपका सेट रहा है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। ये सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा एक वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, पूरा वीडियो शूट करने में। लेकिन मैं आपको बाय पार्ट यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन, जो भी आपका CX 324 में जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। अब फिर आप देख के बताइए कि पेपर कैसा रहा, टिपिकल रहा या लेंदी रहा है, तब आप यहाँ पर डिसीजन में पहुँचेगा। चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके सेक्शन ए में पहले का 1 का यानी फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, MCQ के 5 क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिया है 1 का वाला। ठीक है, फर्स्ट का ए पार्ट दिया है dy/dx = e⁻x+y। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट जरूर किया होगा और इसको अच्छे से सॉल्व भी कर लिया होगा। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और छोड़ा नहीं है, तो यकीन मानिए आपको नंबर मिलेंगे, दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम इसको बेटा ब्रेक कर लेते हैं। dy/dx = बेटा इसको हम ये ले सकते हैं e⁻x e⁻y। सो बेटा ये हो जाएगा dy/dx e⁻x है। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे आएगा, ऊपर पावर प्लस है, नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। क्रॉस में भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो e⁻−y इधर आ गया, ये हो गया dy। इसको इधर भेज दीजिए तो e⁻x dx। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, e⁻x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x। लेकिन एक चीज़ ध्यान है, y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड, और -1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा। क्वेश्चन में कई बच्चों ने ये गलती करी है कि y का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड नहीं किया है, और कई बच्चों ने e⁻−y ही रख दिया, माइनस नहीं लगाया है। ठीक है, ये मैंने देखा ये चीज़। ठीक है, फिर इसके बाद e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c1 अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। बेटा एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस का c1 = e⁻x, ये माइनस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का e⁻−y। बेटा इस c1 को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वेयर -c1 को हम c लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−y, और ये हो गया c। यानी कि बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला जो पार्ट है फर्स्ट का ए वाला जो पार्ट है आपका, उसमें है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है e⁻x प्लस e⁻−y c, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है बेटा, करेक्ट है। तो अगर जिनका ये बी ऑप्शन करेक्ट है, उनके पॉकेट में 1 नंबर आ गया। कई बच्चों ने मुझे पता यहाँ पर गलती करी होगी, क्या आपने भी यहाँ पर गलती करी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। उससे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अरे बच्चों आइए, आपका जो पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट कह रहा है साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स x, mod x = 1 इज इक्वल टू, मतलब इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी। जैसे कि ये आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले साइन टेन इनवर्स एक्स, आपको जैसे पता है अंदर वाले इनवर्स वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, एंगल जो अंदर एंगल है उसको, जो टेन इनवर्स एक्स है उसको भी जैसे बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हमने टेन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया, टेन इनवर्स इधर ही क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब आपको पता होना चाहिए बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके नीचे तो बेटा 1 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर आपका x हो गया, बेस आपका 1 हो गया। यहाँ पर हाइपोटेनस मिस है, ठीक है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने क्या किया है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या आप रफली आप कर सकते हैं। ये तो मैं आपको डिटेल वाइज समझाने के लिए सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर कितना है एक्स स्क्वायर, बेस कितना है 1, तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर रख गया अंडर रूट। अब साइन थीटा की वैल्यू निकल, क्योंकि बाहर साइन है इसलिए हमें साइन अंदर चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा x, हाइपोटेनस कितना निकाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको जैसे पता है साइन है इधर लेके गए तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थीटा की जगह आप क्या ले सकते हैं, थीटा की जगह आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। इसका मतलब है टेन इनवर्स x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या किया बेटा, इस टेन इनवर्स x की जगह हमने लिख दिया साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा, ये कैंसिल, थीटा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये थीटा है, यहाँ पर ये बाहर निकल के आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर कौन सा चार में से कौन सा ऑप्शन आपको वहाँ पर शो हो रहा है, आई थिंक ए वाला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए नेक्स्ट फर्स्ट के सी पार्ट की बात करते हैं, उससे पहले आप शायद नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आइए नेक्स्ट फर्स्ट के सी पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है मेरे व्हाइट बोर्ड पर आपको शो भी हो रहा होगा। इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग। कह रहे किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए केस क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए केस होता है बेटा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल तब ले लेते हैं जब यहाँ पर कोई क्लोज इंटरवल का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ क्लोज इंटरवल का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए हम ग्रेटर देन 0 का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे बेटा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा 2x, 4x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 4 स्केलर है बाहर आ जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 0 और इसमें 0 ऐड करो तो यही बनेगा, ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी, क्लास 11 में आपने पढ़ा है चैप्टर। -4 उधर ले जाइए, अभी हम फिलहाल -4 उधर लेके गए और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू क्या आई 2 से बड़ी, सो x इज बिलोंग्स टू क्या 2 नहीं, 2 शामिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा और 2 से बड़ी 3 4 5 6 हज़ार लाख करोड़ भी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है भाई, कोई ऑप्शन शो हो रहा है 2 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप में से कितने बच्चों का ये फर्स्ट का सी का यही आंसर आ रहा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए नेक्स्ट फर्स्ट के डी की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों अब आइए नेक्स्ट फर्स्ट के डी की बात करते हैं। फर्स्ट का डी क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट का डी वाला क्वेश्चन ये कहता है, ये भी एमसीक्यू है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स क्या है रियल नंबर है, एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन 2 है, क्या ये 1 1 है केवल है, क्या ये ऑन 2, मतलब 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए। चलिए भाई पहले हम बात करते हैं फॉर 1 1 के लिए। चलिए भाई फॉर 1 1 क्या ये 1 1 है, चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 2 डिफरेंट इमेज ले लेते हैं, ठीक है, और अगर उसके 2 डिफरेंट कोडोमेन के एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो बेटा एफ ऑफ एक्स यहाँ ये दिया हुआ है, जहाँ जाए एक्स वहाँ x1 रख दीजिए, ठीक है भाई, जहाँ जाए x वहाँ x2 रख दीजिए। आपको पता है 2 से 2 क्या हो गया है कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देख रहे हैं 2 डिफरेंट इमेज को इक्वल लिया था, उसकी कोडोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 1 तो है। सो फंक्शन इज 1 1। चलिए भाई एक चीज़ तो ये क्लियर है कि फंक्शन 1 1 है। अब फॉर ऑन 2 चेक करते हैं क्या ये ऑन 2 है या नहीं। आपको पता होना चाहिए 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन 2 को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। अब ये ऑन 2 है यानी कि सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये इन टर्म्स ऑफ x है, इसको इन टर्म्स ऑफ y बनाओ, तो क्या करना है आपको यहाँ से x की, जैसे ये y बराबर लिखा है आपको x बराबर लिखना है, तो x बराबर अगर लिखना चाहें तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का। अब ये चेक करो क्या
ठीक है। अगर भाई कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब रेंज कोडोमेन रेंज के बराबर हो। तो हमने ये सीखा है कि क्या फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अब चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं। आपको पता है ये इस तरीके से हम लोग मैपिंग से भी चेक कर सकते हैं, मैपिंग से थोड़ा इजी होता है। ठीक है, आपको पता है डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है बेटा, रियल नंबर ही है। आप यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठा के रखो यहाँ पर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर रखा 1, यहाँ पर हमने उठा के रखा 1, तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। 1/2 एक रियल नंबर है, इसकी प्री इमेज यहाँ पर मिल जाएगी। बोलो भाई ये 1/2 यहाँ पर मिलेगा, बेशक मिलेगा। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए और 1-2 नंबर रख लीजिए, आपने रखा -3, आपने रखा y की जगह -3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -3/2। यहाँ पर आपने रखा y = -3, तो इसकी प्री इमेज यहाँ पर ये -3/2 एक रियल नंबर, ये भी आपको यहाँ मिलेगा। यानी कि इस कोडोमेन का रखा गया हर एक एलिमेंट, ठीक है, कि प्री इमेज आपको इसके डोमेन में मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पर बेटा ये जो आपका ये जो आपकी रेंज आ रही है, रेंज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सब खाली नहीं हो, उनकी प्री इमेज यहाँ पर मिल रही हो। तो बेटा यहाँ पर जो रेंज है वो किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर डोमेन में मिल रही है। इसका मतलब है ये फंक्शन कैसा है, ये आपका फंक्शन ऑन टू है। तो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कितने बच्चों ने, अब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है भाई, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन आपका सही। कितने बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट किया है, और अभी तक कितने बच्चों के ए बी सी और डी चारों क्वेश्चन सही निकले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए ये आपके MCQ के फर्स्ट के लास्ट पार्ट ई की बात करते हैं। उससे पहले आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा अभी तक कितने बच्चों के जो चारों के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है यानी आंसर है वो करेक्ट निकले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मेरी तो यही दुआ है कि भाई आप सभी अच्छे नंबरों से मैथ्स में पास हों। ठीक है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन फर्स्ट का ई वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट का ई वाला बोल रहा है आपका इफ़ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 5/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपको पता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ए व्हेन बी इज ऑक्योर्ड, जब बी हो चुकी है इवेंट हो, जो ए की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी इवेंट है ये है आपका 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको यहाँ से पूछ रहा है। तो बेटा जैसा कि पता है आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और क्या होता है भाई, अगर हम ये निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑक्योर्ड, इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी जो हो चुकी है उसको, जो नीचे लिखा रहता है उसको नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इतना तो आप लोगों को पता होगा ही होगा। बेटा इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है हमें 2/5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या दी है, ये हमें अभी दी नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकल के आएगी, यहाँ से। बेटा कई बच्चे ये तो पहले एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके बराबर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम लोग बेटा 5/13 के इक्वल करेंगे, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/39। भाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 13 से मल्टीप्लाई होगा 39 बन जाएगा। तो अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये सामने जो लिखी है 5/13 ये होगी इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की हमें यहाँ क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है बेटा। यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे आएगी, जब हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चले। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला इससे मिल जाएगी। कैसे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 5/13। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड में इस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आगे 2/13। अब आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। भैया हमने ये फार्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद है आप लोगों को, क्लास 11 में सेट का फार्मूला पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बेटा ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की प्रोबेबिलिटी है बेटा 5/39 रख दिया भाई। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है बेटा 5/13। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितनी, बी कितनी निकल के आई है, ये आई है बेटा 5/13 निकल के ये आई है। क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? सॉरी 2/13, सॉरी। ठीक है बेटा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 39 एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 15 आएगा। इससे इसको डिवाइड किया 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा। बेटा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5, 15 में से 6 माइनस करेंगे प्लस का 9/39, तो 5 9 कितना होता है 14/39। तो 14/39 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। बेटा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप में से कितने बच्चों का यही ऑप्शन टिक रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने फर्स्ट के सारे पार्ट ए बी सी और डी चारों पार्ट के सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वो भी आपके 1 मार्क्स के हैं। इनको आपको क्या है, सब्जेक्टिव करना है यानी सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, सेकंड का ए पार्ट। क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन दिया है एफ और इसका डोमेन है r टेंस टू r, डोमेन भी r है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। एंड अनदर फंक्शन एक और दिया है g, उसकी मैपिंग दी है रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन r है और कोडोमेन भी r है। r डिफाइंड बाय f ऑफ x फंक्शन दिया है cos x, g ऑफ x फंक्शन दिया है, दूसरा दिया है 3x² रिस्पेक्टिवली। फाइंड गॉफ यानी कि g ऑफ f आपको यहाँ पर पता करना है। ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो हम बता दें, इसके साथ आप ले लीजिए x। क्या ले लीजिए बेटा, x। तो अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो बेटा g ऑफ की जगह बिग ब्रैकेट लग जाता है, फिर f ऑफ x, इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। अब बेटा ये बात बताइए, ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए कि ये बेटा ये जो है f ऑफ x, ये जो f ऑफ x है, ठीक है, ये क्या है भाई, f ऑफ x फंक्शन क्या है, cos x रख दिया भाई। अब एक बात ये बताइए, ये g ऑफ x है, g ऑफ x क्या दिया, मतलब अंदर x था तो यहाँ x हो गया, अंदर यहाँ क्या है cos x है, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ क्या उठा के रख देंगे cos x, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर लगा है 3 cos स्क्वायर x। तो ये आ गई आपकी g ऑफ f की वैल्यू। क्या इनमें आप में से कितने लोगों ने यही आंसर किया था, आप लोगों में से कितने बच्चों ने ये सॉल्व कर किया, तो उसका आंसर ये आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट की बात करते हैं, और बी पार्ट हमारा क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सेकंड का बी पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसकी शॉर्ट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा होगा। बी पार्ट ये कह रहा है, इफ़ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद x, y and z axis in the positive direction respectively, then find the direction cosines। आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। बेटा सबसे पहले आपका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, थ्री डायरेक्शन मैंने यहाँ पर आपको 3 एक्सिस बना दिए। अब एक लाइन है, इस लाइन को आप नाम दे, ये ओरिजिन है OP नाम दे दीजिए। ये जो OP लाइन है वो इस x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ये जो OP लाइन है इस y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और ये जो लाइन OP है ये इस z एक्सिस के साथ कितना बेटा गामा एंगल बनाती है। कितना बनाती है, गामा एंगल बनाती है। तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, L, M और N की वैल्यू। L बराबर क्या होता है बेटा cos अल्फा, M बराबर क्या होता है cos बीटा, और N इजिकल टू क्या होता है cos गामा। सो बेटा cos अल्फा एंगल कितना दिया है बेटा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बीटा एंगल कितना दिया है, ये 60 डिग्री हो गया, और गामा एंगल कितना दिया है, ये बेटा आपको 30 डिग्री दिया है। आपको पता होना चाहिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो बेटा L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे इसके, तो बेटा इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे L इजिकल टू 0, M इजिकल टू 1/2 और N इजिकल टू √3/2। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। आप में से कितने बच्चों ने L, M, N की यही 3 वैल्यू निकाली थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स इन ब्रैकेट -2। इनकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पता करनी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ये √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan 60, और अगर इसको भैया आपको रेडियन में लिखना होता ना यानी π/3, ये हो गया।
अगर इसको हम सेक के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कहोगे भैया यहाँ तो 2, सेक 2 जो है वो 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू होती है और सेक 60 कब आएगा, और साथ ही साथ माइनस आ रहा है। अगर बेटा इसको हम ये लिख दें सेक पाई माइनस पाई बाय 3, कोई दिक्कत? आप कहोगे कैसे भैया, एक बात बताइए, सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए ASTC मेथड से क्या, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब है सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा माइनस सेक पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60, और सेक 60 की वैल्यू क्या आती है? 2। क्या होती है? 2। तो इसका मतलब है आप -2 को ये लिख सकते हैं। अब बेटा आपने एक चीज़ और पढ़ी है क्या, कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स tan थीटा हो बेटा तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपका थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ सेक इनवर्स सेक थीटा हो बेटा तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा थीटा। आई होप ये बात तो आपको पता होगी ही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो बेटा एक बात बताइए, ये थीटा क्या है? पाई बाय 3 है, बाहर निकल के आ जाएगा, माइनस ये थीटा क्या है? पाई माइनस पाई बाय 3 है, बाहर निकल के आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 3। बेटा 1 पाई बाय 3 1 पाई बाय 3 कितने हो जाएंगे? 2 पाई बाय 3 माइनस पाई। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, नीचे क्या है? 1 है, एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 2 पाई, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई। 2 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का पाई बाय 3। ये इसका आंसर हो गया। आप में से कितने बच्चों का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर माइनस पाई बाय 3 आंसर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट की बात करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको 2 का डी पार्ट ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x² tan x³ + 2 = dx। सबसे पहले बेटा आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ बाहर मौजूद है, तो इसको एक का आपको पता है इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है बेटा। इसको लेट कर लिया t, x³ का डिफरेंस बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा x³ का होता है 3x², 2 का होता है डिफ्रेंशिएशन बेटा 0, और ये होता है dt/dx dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बेटा ये हो जाएगा 3x²। इस dx को इधर भेज दीजिए और ये हो जाएगा dt। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर x² और dx, x² और dx, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं x² dx, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? डिवाइड का, यानी dt/3। इस x² dx की जगह आप लिख सकते हैं dt/3। तो बेटा इंटीग्रेशन = बेटा ये हो जाएगा आपका, हमने लिखा 10, इसकी जगह क्या पुट किया है? इसकी जगह हमने t लेट किया है, ये हो गया t, ठीक है, और ये हो जाएगा dt/3। 1/3 स्केलर, इसको हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। बेटा अब एक बात बताइए, आपको पता होगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log mod sec x + c। तो बेटा वही हम कर देंगे 1/3 log mod sec t + c। बेटा t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 log mod sec t की जगह क्या था बेटा? x³ + 2। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उनका आंसर यही आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट पार्ट ई पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट क्या बोल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर बताया, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी पूछा गया। फिर बोल रहा है इन ब्रैकेट x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर = 12, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। बेटा आपको सबसे पहले पता है इन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। आप में से कई बच्चों ने ये किया होगा, a - b a + b दिख रहा है, क्या कर दो भैया? मल्टीप्लाई करा दो। भैया ये नहीं होगा, क्या करेंगे? पहले x वेक्टर का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस a वेक्टर का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा x वेक्टर का x वेक्टर में कराएंगे तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर x वेक्टर का a वेक्टर में कराएंगे तो बेटा ये हो जाएगा x वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस a वेक्टर का अंदर कराएंगे तो माइनस का a वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक, माइनस के a वेक्टर्स में कराएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर = 12। अब आपको पता होना चाहिए जब दो सेम वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसको आप ये लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये माइनस का 1 उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 13। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट बताए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, हाँ 2 के सारे पार्ट मैंने यहाँ पर आपको कर दिए हैं कंप्लीट। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप में से इस मैक्सिमम बच्चों के अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट ई तक करा दिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 5 पार्ट यानी ई तक पार्ट करा दिए हैं। उनमें से आप में से अधिकतर बच्चों के आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी तक सारे के सारे आंसर जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रहे हैं उनके आंसर करेक्ट आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। हाँ, और एक बात बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद करते हैं भगवान अच्छा ही करेगा, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा।